चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 1909 तक किया था, जहां पर जो है कम्युनल इलेक्टोरेट हुआ था कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम ही चुनेंगे, है ना ना हिंदू को हिंदू नहीं, सिर्फ मुस्लिम को मुस्लिम चुनेंगे। उन्होंने देखो वो अंग्रेज लोग थे ना, उनके दिमाग में एक चीज़ तो बहुत खतरनाक तरीके से बैठी हुई थी कि इंडिया जो है ना, इंडिया में अगर आप लोगों ने कांटे वाला बीज बोना तो वो धार्मिक बीज है। अब यहाँ पे भारत में ना किसी का खाना बंद कर दो, बोलेगा कोई बात नहीं सर भूखे रह जाएंगे। किसी को आप बोलो आपको पानी नहीं मिलेगा तो भूखे। जब किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठती है ना तो बंदा गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उन्होंने वही चाल चली, बोला मुस्लिम को मुस्लिम बोला मिनॉरिटी में है तो मुस्लिम को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, मुस्लिम खुश हो गए, है ना। तो भाई वो तो खुशी होने थे ना भाई। अब देखो जहां पे रिप्रेजेंटेशन है भाई, सब्जार को पता कि मैं ही बनूंगा मंत्री, भाई ये जरूरी है ये ब्रिटिश से पंगा लेगा, ये तो बोलेगा बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। बट एक तरह का वो जहर ढालते ही चले जा रहे थे। अब 1919 में क्या होता है, अब नेक्स्ट आपका आता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडियन आया 1990 में। अब देखो यार एक चीज ध्यान में समझना, 1909 हो चुका है, ठीक है। अभी कहीं से भी भारत को आजादी की कोई किरण दिखाई दे रही नहीं है। उनको यह भी नहीं लग रहा कि अंग्रेज भारत कब छोड़ के जाएंगे। अब ऐसा क्या हो गया भाई, 1909 में वो दे रहे हैं, वो करवा रहे हैं कम्युनल इलेक्टोरेट करवा रहे हैं भाई। 37 ईयर्स में ऐसा क्या हो गया, 37 ईयर्स में ऐसा क्या हो गया कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला। हु शो द रूट मैप ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज द ग्रेट मैन अराइव्ड, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के अराइव्ड होने के बाद भारत को एक नई दिशा मिली। अब आप एक चीज सोचना, उस समय भारत की लिटरेसी रेट सिर्फ 7% थी। आज कितनी है भारत की लिटरेसी रेट? गुड बोल गए 74 है। आज लिटरेसी रेट भारत की जो है 74% है। बट उस समय की लिटरेसी रेट की बात करोगे तो कितने लोग पढ़े थे भाई? 7% लोग थे। और लोग जो थे अंधविश्वास के ऊपर, ठीक है, ब्लाइंड फेथ, इन लोगों को एक रोड में बताना एक बड़ा ही कठिन, आप कह सकते हो एक चैलेंजिंग था। आज तो कोई इशू नहीं है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो डाल दो, ठीक है, एकदम से जागरूकता आ जाएगी, है ना, एकदम से लोग एक्शन में आ जाएंगे। बट उस समय ना कोई इंटरनेट सिस्टम था, ना कोई इतना कम्युनिकेशन फास्ट, ना ही इतना ट्रांसपोर्ट फास्ट था कि आप एक जगह से दूसरी जगह मैसेज। अब देखते हैं यहां पर होता क्या है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, लिख लो पहले, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट enacted in 1919 but came into force फोर्स 1921। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्होंने लागू किया, ये 1919 में तो इसको पास किया, बट फाइनली ये पावर में कब आया? 1921 में आता, ठीक है, 1921 में आता। इस एक्ट का नाम क्या दिया गया? कोई महाशय बता सकता है मेरे को? आल्सो नाउन एज, यहां पे रोहित जी भी होंगे, रोहित जी पढ़ा हुआ, क्या बोलते हैं? क्लैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू, ये तो पहली बार नाम सुन रहा होगा। मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड, रिफॉर्म, ठीक है, मॉन्टेग्यू क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब ये रिफॉर्म जो था ना, इसमें वो जैसे मैंने आपको करवाया था आपका मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या था भाई? मॉन्टेग्यू जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये मैं इधर लिख लेता हूं, सेक्रेटरी ऑफ, ये क्या था आपका? वाइसराय था। बस इतना लिख लेता हूं, शॉर्ट में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्ट लाया गया। अब देखो इसके मेन फीचर्स क्या थे भाई, समझने की बात है इसमें। फर्स्ट टाइम
बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म पता है आपको, लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा था, भारत की बहुत सारी स्टेटों में बाइकैमरलिज्म है, जहां लोकसभा और राज्यसभा जैसे पार्लियामेंट वर्क कर रही होती है ना, ऐसे ही बाइकैमरलिज्म का जो है वो स्टार्टअप हुआ, ठीक है। अब यहां पर आपके डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे 1919 में। इस एक्ट के तहत ही आपके सिविल सर्वेंट, स्टेट सिविल सर्वेंट, जैसे आप यूपीएससी वगैरह करते हो, जैसे स्टेट पीएससी है, ठीक है, जो है वो इस टाइम पे स्टार्ट की गई थी। इस एक्ट के तहत 1926 में हुई थी, बट इस एक्ट के तहत वो आपकी स्टार्ट की गई थी। अब हम लिखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या थे। फीचर्स, दिस एक्ट, इस एक्ट के फीचर्स क्या थे, एक एक करके पढ़ते हैं हम। देखो इन्होंने क्या किया, भारत के जो लोग थे ना, वो क्या डिमांड क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि हमें फेडरलिज्म मिले। द वर्ड फेडरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होता है कि प्रोविंसेस को भी पावर मिले। जस्ट लाइक कि हम मान लेते हैं एक सेंटर लेवल है ना, सेंटर मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ना हो, तो वो चाहते थे कि स्टेट गवर्नमेंट को भी, जैसे आज हमारा अगर देखा जाए तो है यूनिटरी, बाय अगर बाय सेपरेट देखे तो हमारा जो संविधान है वो सेपरेट बाय सेपरेट क्या है, यूनिटरी है, बट इन फॉर्म क्या है, फेडरल है। देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है ना, चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, उसके भी तो कंट्रोल में कुछ लिस्टें आती हैं, बट उस समय क्या था, उस समय ज्यादा पावर किसके पास थी, आपके वाइसराय के पास, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया हमें प्रोविंशियल लेवल पर भी लेजिस्लेचर दी जाए। अगर आप सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करते हो तो हमें प्रोविंस लेवल पर भी लेजिस्लेचर दी जाए। तो इसके फीचर्स लिख लो, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर ऑथोराइज्ड किसी को समझ नहीं आता भाई, बी फ्रैंक होके पूछ सकता, वो कुछ भी पूछ सकता है, बट ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज। अब सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों जो है वो लॉ बना सकते थे, बट ऑन द रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लिस्ट। ऑन द रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट। जो उनके सब्जेक्ट में जो चीजें, जो उनकी लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे उनके, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होती है, जितनी भी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। पुलिस किसके अंडर होती है, स्टेट के अंडर होती है, पुलिस स्टेट के अंडर। अब मानो कि अभी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेंटर करता है, बट अभी तो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस तो सेंटर के अंडर में, बट अगर स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेटें होती है उनके अंडर पुलिस जो होती है वो किसके लिस्ट में आती है, स्टेट की लिस्ट में आती है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा, बड़े खुश हो रहे होंगे भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दे दिया, है ना। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो दिया, बट फॉल्स डिवीजन ऑफ पावर, मतलब एक लॉलीपॉप होता ना 5 रुपए वाला, वो लॉलीपॉप भारतीयों को देके इन्होंने शांत करवा दिया। अब देखो उस लॉलीपॉप में क्या था, इन्होंने लिस्ट को जो है डिवाइड किया, इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल को पावर तो दी, बट उसमें भी इन्होंने डिवाइड किया, डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। किस किस में डिवाइड किए भाई, सेंटर के पास तो पावर हाई है, इनने 2 सब्जेक्ट बनाए। एक इन्होंने बनाया ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट। अब इसमें क्या है भाई, इन्होंने बोला लो भारतीयों, हमने आपको जो आप चाहते थे वो हमने आपको दे दिया। अब आप लोग खुश तो होंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा हम तो ये चाहते ही नहीं थे जो आपने दिया, ठीक है। आपने हमें
हम जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांग रहे थे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हम चाहते थे, तो आपने तो दी, बट आपने ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में फिर भी हमारे साथ धांधली कर दी। क्या धांधली की भैया? ट्रांसफर लिस्ट में दिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोटे काम, स्कूल कॉलेजेस तुम बनाओ। अब देखो ना, पैसा खर्चो, स्कूल कॉलेजेस तुम बनाओ, रोडे तुम बनाओ, बट रिजर्व लिस्ट में जो मेन पावर्स थी वो अपने पास रख ली, जैसे पॉलिटिकल, ठीक है, पुलिस वगैरह, जो इकोनॉमिकल अपने पास रख ली। तो खुश कर दिया, लॉलीपॉप ही हो ना एक तरह का, एक लॉलीपॉप दे दिया। और यहां पर भी हमारे साथ इन्होंने क्या किया? खिलवाड़ किया। समझ रहे हो? आज जैसे अब देखो ना, ये मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। आज भारत में क्या है? भारत में क्या है कि आपकी 3 तरह की लिस्टें हैं, है ना? पता है? कोई बता सकता कौन कौन सी लिस्टें हैं? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में क्या होता है? यूनियन पे जो है यूनियन जिसके ऊपर लॉ बनाती है, स्टेट पे जो स्टेट जो है वो अपना लॉ बनाते हैं, और कॉन्करेंट वो लिस्ट होती हैं जिस पे दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, ये किसके अंडर आता है? डिफेंस किसके अंडर आता है? टेल मी। सेंटर के अंडर आता है। क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भाई। डिफेंस किसके अंडर आता है? सेंटर के अंडर आता है। रेलवे सेंटर के अंडर आता है, ठीक है। ये चीजें, स्टेट हाईवेज किसके अंडर आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। उनकी मेंटेनेंस होगी, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर लिस्ट में क्या क्या इन्होंने क्या कहा, जो रिजर्व लिस्ट है ना, अगर तुम लोग इसमें कानून बनाना चाहते हो भाई, बाय द कंसेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द गवर्नर, यहां पर गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होगी, उसकी रिकमेंडेशन पर आप लोग कानून बना सकते हो। तुम्हारे पास फिर भी आजादी नहीं, अपनी मर्जी से तुम कोई लॉ बना दो। समझ गए हो मेरी बात को? समझ आ गई? ये क्या था? ये प्रोविंशियल लिस्ट सब्जेक्ट 2। ये पूछा जाता कि कौन कौन सी 2 लिस्टें थी। जामिद, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिमाग में? पक्का? ऐसे आपने गर्दन ऊपर की ना तो मेरे को लगा कुछ। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया, द ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस was known as, ये जो ड्यूअल गवर्नेंस थी ना, ट्रांसफर रिजर्व, इसका नाम दिया गया डायरकी। याद रखना, डायरकी वर्ड, डायरकी, ठीक है। ये चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता कि द टर्म डायरकी फर्स्ट टाइम यूज्ड इन, ठीक है। ये चीज पूछी जाती है भाई, याद रखना इसको, ठीक है। और इस एक्ट के तहत क्या होता है, इट इंट्रोड्यूस बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म इनने फर्स्ट टाइम किया, एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई, इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम कैमरलिज्म कब स्टार्ट हुआ? 1919 में। और यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात की गई कंट्री में, ठीक है, कि कंट्री में अब क्या होंगे? डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद क्या होता है, इंडियन लेजिस्लेशन जो काउंसिल्स थी उसको क्या किया गया, इसमें 2 हाउस होते। देखो यार, मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा यार, ठीक है। बायकैमरलिज्म होता ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी बायकैमरलिज्म था 2019, अब यूनियन है, ठीक है, अब यूनियन है, ठीक है जी। तो जो आपकी लेजिस्लेचर जो बायकैमरलिज्म बनाया ना, इसमें कहा कि इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के 3 मेंबर्स होंगे, बट ये सुन लो, ठीक है, मैं प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है जी। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इट प्रोवाइड क्या प्रोवाइडेड किया इन्होंने, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आप जो पीएससी के एग्जाम्स देते हो ना आजकल, ये इसकी जड़ यहीं से है। पब्लिक सर्विस कमीशंस को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम क्या होता है, इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब प्रोविंशियल बजट अलग आएगा और सेंटर का बजट अलग आएगा, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था ना 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया भाई, इसको कहा कि हम हर 10 साल के बाद रिवाइज करेंगे। मतलब अब ये 1990 में बना था तो 10 साल कब होंगे, 1929। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि 1927 में इनको साइमन कमीशन भारत में लाना पड़ा। कोई महाशय है आप में से जवाब देने वाला? 1919 में जो लॉ बनाया था इन्होंने, बस इसमें याद रखना भाई, इस जो 1919 का एक्ट आया था इसमें 3 चीजें याद रखना। प्रोविंशियल्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए थी, इन्होंने दी, बट फॉल्स ऑटोनॉमी। इनने लिस्ट को 2 पार्ट में, जो प्रोविंशियल लिस्ट बनाई इन्होंने उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बोला ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में भी चेंजेस लाओगे विद द कंसेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के जो मेंबर्स होंगे गवर्नर के, उनकी कंसेंट्स के अकॉर्डिंगली आप इसमें जो है वो कोई चीज अगर भारत में लागू करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी भैया रिजर्व ट्रांसफर लिस्ट तुम्हारी है, बनाओ स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल बनाओ, दुनिया की सेवा करो, पैसा शैसा हम कमाएंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स की सोच जैसे आज हम लोग की, कर दूं मैं साफ, इसको लिख लिया, ये सबको समझ आ गया। ये सारे भाई इतना ही करना है, इसमें फर्दर कुछ नहीं करना है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो आप, ओहो ये बड़ा गलत हो रहा है यार। कुछ बोलना चाहता कोई, बोलो यार, बोलो बोलो सुमित। बोल बोल क्वेश्चंस। जब तक क्लास में डाउट क्लियर नहीं करोगे तो फर्दर कैसे कंप्लीट होगा भाई। 1860 में आया था बजट, और कुछ भारत में फर्स्ट टाइम बजट जो 1860 में आया था। ज्योग्राफी की जो क्लास हुई थी मुझे उसमें बताएंगे कि रेलवे बजट कब अलग किया गया, इसके कब एक साथ जोड़ा गया। अगर ऐसे चुप रहे ना पूरा भारत आपको प्रणाम करेगा। 2017 में 1924 से चला आ रहा था। अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आता नेक्स्ट भैया आपका साइमन कमीशन। यार ये पेन लगा के ना मैं पछता रहा हूं यार, इसने पूरी एनर्जी मेरी इधर ही वेस्ट कर देनी है। अंकुश सर, तरुण बोलना एक बार ना रेड पेन दूसरा लेके आ जाओ यार, तब तक मैं इससे काम चलाता हूँ। लेकिन ये जब तक क्लास चलती है ना पूरी एनर्जी मेरी इधर लग जानी है, ठीक। भारत में साइमन कमीशन, बोलना ये वाला जो है ना चल रहा है, बट जेई सिविल का अलग सिलेबस है, बिठा दे बेचारे को, टाइम पास कर देगा। साइमन कमीशन कब आता है भाई? 1927 में। अच्छा
देखो बीच में क्या होता है कि है तो हिस्ट्री का पार्ट, फिर भी आपको हर एक चीज़ के पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए भैया एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अब देखो 1919 में ये लॉ आता है, उसके साथ ही 1919 में आपका राउलट एक्ट आता है। मैंने आपको राउलट एक्ट के बारे में बताया था कि राउलट एक्ट एक ऐसा लॉ था जिसको काला कानून भी कहा गया, जिसके तहत भैया किसी भी बंदे को विदाउट किसी वजह के, मतलब किसी शक के बिना पर उसको अरेस्ट करके जेल में रखा जा सकता था। हाँ, जेल में रखा जा सकता था। तो इसी चीज को लेके, नहीं सर पेन इंक है ना, ना पता क्या हो रहा है, इस पेन की वजह से ये साफ नहीं हो रहा, बाकी ओके चल रहा है। चलेगा फिर, रहने दो। अब साइमन कमीशन भारत में आता, नवंबर 1927 में भारत में आता है। एक्चुअल में ये जो कमीशन था ये क्यों आया था भारत में, कि जो इंडिया में, हाँ जामी साहब बता रहे थे कुछ आप, ऐसे ऐसे जवाब देते रहे, बीच में भारत सलाम करेगा पूरा एक दिन, ठीक है। अच्छा देखो 1927 में आपका साइमन कमीशन आता है। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब राउलट एक्ट आता है उसके तहत हमारे 2 लीडर अरेस्ट हुए, उनके नाम मैं आपको हिस्ट्री के लेक्चर में करवाऊंगा, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे। उनको अरेस्ट करने के बाद जलियांवाले बाग में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है उनको छुड़ाने के लिए, तो वहाँ पर जनरल ओडायर दीवान जैसे खतरनाक बंदे थे, उन्होंने धड़ाधड़ लोगों के ऊपर गोलियाँ चला के हज़ारों की तादाद में, बहुत सारी जगह कहते हैं 300 बोले कि बहुत हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर मारे गए। तो अब उसी को लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टअप की किसने, महात्मा गांधी ने। बट इतनी सक्सेसफुल रही वो, बट बाद में चोरी चोरा इंसिडेंट्स होने के बाद 1922 में 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट्स होता है। एक पुलिस स्टेशन में एक भड़की हुई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, 22 पुलिस समेत एक थानेदार जला दिया। तो गांधी जी आपको पता था वैसे भी नॉन वायलेंस थे, वायलेंस पसंद नहीं करते थे, उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने बोला कि मैं ये लीड ही नहीं करूंगा। उन्होंने इसको लीड करना ही छोड़ दिया। तो बहुत सारे लीडरों ने इसको आपत्तिजनक जो है वो जो आपत्तिजनक बताया कि भाई गांधी जी ने अच्छा नहीं किया, और तूने उस समय अपने जेवरात बेच के करोड़ रुपया इकट्ठा किया। क्योंकि देखो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। आप पढ़ोगे आपका काकरी कांड किया था, चोरी की थी उनने अंग्रेजों की, एक ट्रेन को लूटा था। कितने पैसे लूटे थे ट्रेन को रोक के? 8,000 रुपया, ठीक है। उस टाइम के 8,000 थे, 8,000 रुपया लूटा। देखो बहुत सारी बुकें तो कहती है कुछ है, पर बहुत सारी जगहों पर आप देखो 8,000 रुपया लूटा था, उसमें बहुत 3-4 लोगों को फांसी हुई थी। बट उस जो काकोरी कांड हुआ था उसके करवाने के पीछे एक टीचर का हाथ था। अब आप बोलोगे टीचर ने इतना बड़ा नहीं यार, मेरा नहीं, ठीक है, हो सकता है उस जन्म में वैसे ही होम है, ठीक है, अब दूसरा पुनर्जन्म लिया। तो एक टीचर ने करवाया था। अब देखो उस समय जरूरत तो थी ना, उनने वहां से जब ट्रेन रुकवाई, ट्रेन रुकवाने के बाद उन्होंने क्या किया, हथियार चुराए, पैसे चुराए, और कुछ लोग वहां मारे भी गए। उनको हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था, HRA बना था, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि हिस्ट्री बड़ी बोरिंग है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हिस्ट्री है, मजा आता है। अभी आपको पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी में थोड़ा मजा आ रहा है, ये किसको नहीं आ रहा भाई? साहब जी आ रहा मजा? अच्छा देखो इंटरेस्ट क्यों मरना, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन ज्यादा मजा कब आएगा, जब आप भारत संविधान के कुछ लॉ पढ़ोगे। देखो भैया नवंबर 1927 में ये लॉ आता है, मतलब बिफोर 2 ईयर। आना इसको 1929 में था, बट 2 साल पहले आता, इसीलिए क्योंकि भारत में कुछ आंदोलन चल रहे थे। और एक और चीज, गांधी जी ने जब मूवमेंट बंद की थी ना, तो गांधी जी को उठा के जेल में भी डाल दिया था इन्होंने। 4 साल की जेल हुई थी गांधी जी को, बट 2 साल के बाद छोड़ना पड़ा उसको अंदर। उसको एक मतलब एक बड़ी अच्छी खासियत थी उसमें, वो फास्ट रख लेता था, डेथ, हार्ट टू डेथ। अंग्रेजों को लगा ये मर जाएगा अंदर, और लोगों ने छोड़ना नहीं है ना। लोगों को भी समझाने वाला कोई चाहिए, भीड़ भड़क जाए, मानो को समझाने वाला कोई ना, तो बंदा मार देगा किसी को जाके। एक लीडर की जरूरत होती है। तो साइमन कमीशन आता भैया, ब्रिटिशर ने क्या कहा, हंटर कमीशन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, हंटर कमेटी, सारी चीजें पढ़ेंगे भैया। अभी फिलहाल आप लोग उधर मत चले जाना डिटेल वाली तरफ।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट announced the appointment of seven member एक कमीशन मुकर्रर किया जिसके चेयरमैन थे अंडर द चेयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, कोई बता सकता कौन महाशय थे वो? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन वाज द चेयरमैन ऑफ साइमन कमीशंस। ठीक है, अब देखो अगर देखा जाए ना तो इसमें सबसे जो भारतीयों को बड़ी एक्वर्ड सी चीज लगी वो क्या थी भैया, ये जो 7 मेंबर्स की बॉडी थी इसमें एक भी भारतीय नहीं था, भारत का एक भी बंदा नहीं था। अब भारतीयों ने कहा भाई तुम लोग हमें इंसाफ देने के लिए साइमन कमीशन लेके आए हो और सारे तुम्हारे अंग्रेज हैं भाई, ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का इंसाफ है? इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि साइमन कमीशन वैसे इसने हमारे इंडिया की डोमिनेंस की भी बात की थी, मतलब लोगों को तो गलत लगा था ये, बट जब इसमें इसके जो मेंबर्स थे इन्होंने कहा था कि भारत को डोमिनेंस स्टेट बनाना चाहिए। डोमिनेंस स्टेट जानते हो ना कि भारत की डोमिनेंस होना चाहिए, बट भारतीयों ने कहा भैया ये कमीशन तुम लोग लेके आए हो, तुम्हारा एक बंदा भी नहीं है। भाई सरदार को तो रखना था, सरदार साहब भी नहीं थे उसमें। अब देखो क्या था, ऑल द मेंबर्स वर ब्रिटिश। ऑल द मेंबर्स फ्रॉम लिख लो, बार अच्छा नहीं लगेगा, ब्रिटिश। सारे मेंबर्स कहाँ से थे? ब्रिटिश से थे। ठीक है, इसीलिए और इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, इट रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी। जो डायरकी वर्ड का भी यूज हुआ था, हाँ, तो इन्होंने कहा था कि डायरकी को क्या करना भैया, आपने इसको रिमूव कर दो, डायरकी अबॉलिश कर दो। डायरकी एक तरह का फॉल्स पावर ऑफ डिवीजन थी ना, ट्रू पावर ऑफ डिवीजन नहीं था। तो इन्होंने क्या कहा था कि भैया डायरकी को हटा दो, बट अबॉलिशन तो नहीं हुआ था, बट इन्होंने रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी थी। बट यहां पर भारत में जो है साइमन गो बैक के नारे लगे, आपको पता बड़ी लाठी हुई थी, डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम क्या क्या हुआ था, बट साइमन एज अ लॉ के तौर पर भारत में आया था ये। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता भैया, उसका नाम है कम्युनल अवार्ड। सुना आपने नाम कम्युनल अवार्ड का? फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है, फादर कम्युनल अवार्ड। ये प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश का, 1932 की बात है ये। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने एक और चाल चलाई। क्या किया? अच्छा एक चीज और याद रखना यार, मैं बताना भूल गया, 1919 में ना 1919 में इन्होंने कहा भैया कि जैसे मुस्लिम्स को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, ऐसे सिख को भी दो, सिखों को भी दो, क्रिश्चियंस को भी दो। डिवाइड कर रहे थे ना, अब अलग अलग जो सेक्टर्स थे, मतलब सोसाइटी की सेक्शनों को अलग अलग डिवाइड कर रहे थे। सिक्स को भी दो, क्योंकि ये चाहते थे कि जितने लोगों को अलग करेंगे तो वो हमारा फेवरिज्म करेंगे, इज़न्ट इट ना। अब कम्युनल अवार्ड का लिख लो, इन अगस्त 1932 रामसे
मैकडोनल्ड, रामसे मैकडोनल्ड एक ये प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। द ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, इसने अनाउंस्ड किया, अनाउंस द स्कीम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनॉरिटीज। इसने और भी पंगा डाल दिया, मिनॉरिटीज विच कैम इनटू नाउन एज कैमिनल अवार्ड। देखो इसने कहा कि भैया मिनॉरिटीज की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जैसे दलित है, एसटी एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दे दो, अलग से वो भी अपने नेता चुने, ठीक है। तो जब ये अनाउंसमेंट होती है ना, तो गांधी जी बेचारे उस समय यरबदा जेल में थे, ठीक है, यरबदा जेल में थे। क्यों गए थे वो भी आपको बताऊंगा मैं। ये गए थे, आपने सुना होगा डांडी महाराज का नाम सुना, डांडी महाराज जो सल्ट लॉ ब्रेक किया था, उसके कारण उठा के ये बड़ी बार बेचारे जेल गए। हाँ, ये जेल गए थे, तो वहां पर यरबदा जेल में इन्हें फिर से फास्ट रख दिया, फास्ट टू डेथ, मतलब मैं जब तक नहीं खाऊंगा तब तक ये लॉ नहीं हटाओगे। अब यहां पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, दलित थे, एससी कैटेगरी के लोग थे, वो तो खुश थे। अब इसने रिक्वेस्ट की थी किससे, बी आर अम्बेडकर से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, बट ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसे पूरा भारत ही टूट जाएगा, ठीक है। फिर इनकी एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग का नाम क्या है वो भी पूछेंगे, बट मीटिंग किसने अटेंड की थी ये भी क्वेश्चंस में आता है। क्या डायरेक्टली महात्मा गांधी ने और इसने फेस टू फेस बात की थी, तो क्या अगर नहीं की थी तो महात्मा गांधी की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बात किसने की थी, ठीक है। तो अब देखो, जब ये रमसे मैकडोनल्ड ने एक घोषणा की कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनॉरिटीज को भी दिया जाए, तो गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड, गांधी जी को बड़ा दुख लगा इस चीज को सुनने के बाद। वो जेल में थे, गांधी जी लगा दो यार, डिस्ट्रेस ओवर दिस एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को लेके गांधी जी बड़े दुख थे। एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैमिनल रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ कैमिनल रिप्रेजेंटेशन। देखो साथ साथ में नोट बनाया करो, मेरा एक मुद्दा रहता है कि समझाता भी हूं मैं और साथ साथ में नोट बनाने के लिए भी जो लिखवाता रहता हूं। टू द डिप्रेस्ड, क्योंकि ये जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको जो है, जो बुक है आपको लक्ष्मीकांत के लिए रिकमेंडेशन दी जाती है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासेस, ठीक है। गांधी जी कौन से जेल में थे उस समय, यरबदा जेल, बस इतना ही लिख लो, ये मैंने आपको आगे भी पढ़ाना है। जेल कौन सा था, यरबदा जेल। यरबदा जेल जो था कहां पे है, ये आप लोग कुछ ही टाइम पे निकाल दोगे, अगर कोई गूगल मास्टर हमारे पास बैठा मुझे पता जामी थे। यरबदा जेल कहां पर है, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं, बिहार में है, निकाल दो आप भी, वैसे मैं ऑप्शन दे देता हूं, तुक्का लगा दो। बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, या दिल्ली में क्या लगता है, तुक्का ठीक लगा होगा, बताना इसको। दिल्ली में भी नहीं है ना, उड़ीसा में। अब देख लो कहां पे, अब दो आप बोलोगे, सर बोलेंगे इसमें भी नहीं है, तो फिर सीधा बिहार बोलोगे, निकालो। अच्छा ये हो गया आपका, भाई आप नहीं बोलना, चाइना में तिब्बत हमारा पार्ट था वैसे, तिब्बत 1990 है यार, नहीं सही। अच्छा जी हो गया ये।
इंटरनेट नहीं चल रहा है? हाँ, मैंने पैंट ऊपर करके भाई तू खबरें मत लेके आया कर ऐसी ऐसी यार, तुझे रब का वास्ता है। अगर तेरी जानकारी मिलेगी ना, तेरे को पता हेड बना देंगे न्यूज चैनल्स का सबका। तो मैं हमेशा ऑप्शन गलत ही देता हूँ। कभी मेरी क्लास ऑप्शन वाली सुनी आप? मैं महाराष्ट्र में बताता ही नहीं महाराष्ट्र। अच्छा कर दूं मैं साहब इसको? मेरे ना कभी पिछले लेक्चर्स देखना, जब मैं एमसीक्यूज बच्चों ने प्रिपेयर किए होते थे ना, तो बच्चे बड़े खुशी से बोलते सर ये जवाब ये। अब कभी कभी क्या होता है कि वो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, तो वहां से पता चलता है भैया एक्स्ट्रा नॉलेज रखने वाले कितने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय बी.आर. अम्बेडकर। क्या बात है, ऐसे महान शक्ति हमारे साथ बैठी हुई है। गुरुदेव आपके पांव कहां मैं छूना चाहता हूं। The idea of constitutions was given by M.N. Roy in 1934. बट ये आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना है। आप बोलो कि उस समय सर डेटे पीछे क्यों आ रही हैं ये? अब डेटे आगे चलनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था ना, उसमें हमने द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय M.N. रॉय, ठीक है, 1935। कांग्रेस ने कभी भी जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं की, बट फर्स्ट टाइम इन 1935 ऑफिशियली डिमांडेड फॉर द डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, ठीक है। इन 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन, ठीक है, फॉरेन का कोई भी इंटरफेरेंस हमें नहीं चाहिए। अब देखो आगे मजाक क्या होता है इनके साथ, अंग्रेज अब क्यों, अब देखो ना 37 ईयर्स के अंदर हुआ क्या इनके साथ। आप लिखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लौटाओ लौटाओ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला गया। वो अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 आएगा। मैंने नहीं पढ़ा है आपको, अभी बहुत सारी चीजें हिस्ट्री की है ना, मैंने टच नहीं। आपको पार्टीशन आप बंगाल नहीं करवाया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं करवाया, उसके बाद पूना पैक्ट हो गया आपका, ठीक है, लखनऊ पैक्ट, ये कांग्रेस के सेशंस का वो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस नहीं करवाया मैंने आपको, 1857 की बिगावत नहीं करवाया, उसके बाद रौलट एक्ट नहीं करवाया, जलियांवाले बाग नहीं करवाया मैंने, उसके बाद जो अली ब्रदर्स की जो मूवमेंट चली थी, मुझे नाम कौन सी, शौकत अली जो ब्रदर्स दोनों थे, उनने जो मूवमेंट चलाई थी, तो वो मूवमेंट किसका, जलियांवाला बाग, जलियांवाला जाएंगे। देखो पढ़ लो, कहीं बड़े बड़े अफसर लग जाओगे तो स्टेटू में जरूर करना, ये तो जलियांवाला बाग हमने पढ़ा था। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समझ आ रहा आपको? कोई दिक्कत परेशानी साहब जी आपको आ रहा थोड़ा बहुत, काफी। भारत का संविधान बना था साहब, पता होना चाहिए। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was the first milestone towards the independence of India। 1935 के एक्ट में जो भारत चाहता था, जो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर चाहता था, तो वो मिल गई। डायरकी यहां पे अबॉलिश की गई और जो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर थी, प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो दिया गया। अब एक चीज याद रखना कि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1773 मतलब 1773 से स्टार्ट हुआ था, 1833 में कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड हो गया था, यही पढ़ा था हमने। उसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन कब शुरू हुआ था? 1858, 1861 की शुरुआत हुआ जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया।
और 1935 में जाके कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर पूरे तरीके से प्रोविंसेस में डिवाइड हो। 1861 में स्टार्ट हुआ। हाँ 1861 से लेके 1935, लेकिन बहुत सारी बुकों में 1861 से लेके 1937 भी दिया होता, बट देखा जाए तो 1935 में कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। ठीक है जी। अब देखो इसके फीचर्स क्या थे इस एक्ट के। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इट प्रोवाइडेड फॉर द establishment of all India federations of provinces and princely states, princely states यूनिट्स। देखो ये समझ आया क्या लिखा है? फर्स्ट टाइम्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ, मतलब जितने भी आपके रजवाड़े थे, जितने भी आपकी प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को एक यूनिट में, मतलब यूनियन कर दिया सबको। बट इन रियलिटी ये फेल हो गया। ये क्यों कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया? बिकॉज प्रिंसली स्टेट डिड नॉट कोऑपरेट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट ने कोऑपरेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ठीक है, रजवाड़े ही हम ऐसे ही हैं, तो हमारे लिए ठीक है ये। ठीक है, अब देखो आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रही है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बट इनके साथ एक स्विट्जर एंटी एक एग्रीमेंट था ब्रिटिशर्स के साथ। स्विट्जर एंटी नाम याद रखना, अगर इन सेंस कभी मैं ना बता पाऊँ हिस्ट्री में भी। स्विट्जर एंटी क्या था? एक इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उस स्विट्जर एंटी। ठीक है, मतलब ऐसे याद रख लेना, स्विट्जरलैंड की आंटी। ठीक है, स्विट्जर एंटी एक उनके बीच में एग्रीमेंट होता प्रिंसली स्टेट। उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है तुम लोग इंडिपेंडेंट हो, बट जब तुम लोग बाहर से कोई ट्रेड करोगे ना, तुम्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब कॉर्पोरेशन तो होगा, बट प्रिंसली स्टेट किसकी बाइंडिंग अप में थी? स्विट्जर एंटी के बाइंड अप में थी। भाई उनको अगर आपने फेडरेशन लाना तो सबसे पहले वो तोड़ना पड़ेगा, क्या? स्विट्जर एंटी एग्रीमेंट खत्म करना पड़ेगा। तो इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। ठीक है, अब क्या किया यहां पे? एक्ट डिवाइडेड द पावर, दिस एक्ट लिख लो, दिस एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड यूनिट्स के आगे इन टर्म ऑफ थ्री लिस्ट। ठीक है, मतलब मेरा लेक्चर पूरा देखा, किसने देखा भाई? इन टर्म ऑफ थ्री लिस्ट। अब पावर्स को डिवाइड किया, सेंट्रल यूनिट्स क्या हो गए? यूनिट्स यहां पे प्रोविंसेस आ गए। ठीक है, पावर्स को सेपरेट किया तीन लिस्ट में। कौन कौन सी लिस्ट थी भाई? वो फेडरल लिस्ट। सेकंड नंबर पे कौन सी थी भाई? बोल जल्दी। प्रोविंशियल लिस्ट, गुड। और थर्ड बोल गए आप? नहीं बोल गए। कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब देखो अलग अलग था, इसमें 59 आइटम्स थी, इसमें 54 थी, उसमें 36 थी। बट आपको याद नहीं रखना कि कितने कितने लॉज जो है, जैसे इसमें कितनी थी? 59, 54, 36। नहीं, याद नहीं रखना आप लोगों ने। इन लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए भाई, इतने पे कानून जो है वो प्रोविंस जो है 54 पे लॉ बना सकती है। फेडरल लिस्ट में जो है वो 59 जो है वो 59 के ऊपर कानून बना सकते हो, 36 पे कानून लॉ होते हैं। जैसे मानो कि पुलिस को लेके लॉ, रोड्स रेलवे को लेके लॉ, तो ये पावर जैसी होती है ना, रेलवे के अंदर चेंजिंग लानी है, मिनिस्ट्री रखनी है, कोई एडवाइजरी बॉडी रखनी है, कुछ भी रखना हो, तो ये लॉ, ये पावरें अलग अलग होती है। अब मानो कि एक और चीज बता दूं मैं आपको,
किसी स्टेट का नाम चेंज करना, किसी स्टेट का एरिया चेंज करना है, किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में लेके जाना, यूनियन टेरिटरी को स्टेट में लेके जाना, ये पावर किसके पास है? सेंटर के पास पावर है। कोई भी जगह या किसी एरिया का नाम डिमार्क करना हो, ये सिर्फ पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। और सेंटर के पास सिटीजनशिप को लेके भी सेंटर के पास पावर होती है। किसको सिटीजनशिप देनी है, किसकी सिटीजनशिप हटानी है। अब पढ़ेंगे हम, सिटीजनशिप के साथ भी हमारे आर्टिकल जुड़े हुए हैं, ठीक है। वी आर द इंडियन सिटीजन्स, वी हैव टू बी प्राउड। हमें बड़ी, देखो सिटीजनशिप किसी देश की नहीं मिलती है, हमारे आधार कार्ड हैं, हमारे राशन कार्ड हैं, भारत की तरफ से हमें जो ऐड मिलती है वो हमें मिल सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में ना नौकरी ले सकते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें भारत की सिटीजनशिप मिले, बट वो डिपेंड करता है कि सेंटर देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या था? जो रेजिड्यूरी पावर है ना, रेजिड्यूरी पावर पता क्या होती है? होती क्या है यार? अब बची खुची पावर है, ठीक है। वर गिवन टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया को बची खुची पावरें किसको दी गई? वाइसरॉय ऑफ इंडिया को दे दी। और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चंस बड़ी बार रिपीट हुआ, इट अबॉलिश्ड, किसको अबॉलिश किया? डायरकी। डायरकी समझ गए ना, ड्यूअल गवर्नेंस, जो ट्रांसफर लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट थी, इसको अबॉलिश कर दिया। और एंड क्या कर दिया? एंड इंट्रोड्यूस्ड, इसको अबॉलिश करने के बाद इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो हम चाहते थे भैया। लो भारतीयों, अब आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई है, बट अभी कहां? अभी तो भारतीयों की और ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई, ठीक है। अब तो हम आजादी लेके रहेंगे। और इसी लॉ के अकॉर्डिंगली इट इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म। बायकैमरलिज्म, अब बायकैमरलिज्म समझाने की जरूरत तो नहीं है मुझे। इन 6 प्रोविंस आउट ऑफ 11, टोटल भारत में 11 प्रोविंसेस थे, लेकिन 6 में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? बायकैमरलिज्म, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था। अच्छा, अब इन्होंने इट फर्दर, बट इनका डिवाइड एंड रूल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखो इन्होंने किसको लेके आया? फॉर एक तो डिफरेंस क्लासेस के लिए तो इन्होंने किया ही किया। अब दूसरा इन्होंने डिफरेंस क्लासेस में आगे आपके एससी हो, लाइट चली गई, ठीक है, एससी आगे। और भाई और तो छोड़ो, इन्होंने वुमेन्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स को भी, भाई जो मजदूर हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दो, ठीक है। मतलब जो इनका सिलसिला था ना किसका? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, वो खत्म नहीं हुआ। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अभी भी भारत में अंग्रेजों की तरफ से चल रही है। अब ये कमजोर कहां से पड़ेंगे? हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब लिख लो इतना पहले। हाँ, और एक चीज और याद रखना भाई, आरबीआई आपका इस एक्ट के तहत बना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई लिख रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया कंट्रोल द करेंसी एंड द
क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आरबीआई को करेंसी को कंट्रोल करना और क्रेडिट ऑफ द कंट्री को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने आरबीआई की स्थापना रखी। इसी के तहत फेडरल कोर्ट्स बने, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट क्या होते हैं? जैसे आज स्टेट हाई कोर्ट वगैरह, स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं ना, लेकिन सेटअप कब हुए थे? बीच में सेटअप इन सेटअप इन 1937, ठीक है, जो 1937 में सेटअप किए गए। आई होप के काफी है। तो बंद कर दो इसको।